चलिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जहां मैंने आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, जो कि परऑक्साइड, ऑक्सीजनियम आयन, सुपर ऑक्साइड या नाइट्रोजन के N2+N2- या कार्बाइड आयन C2-2 मैंने आपको बोलता सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, आपको बोला भी था कि हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, है ना। जनरली उतनी बड़ी सीरीज बार बार लिखने के बजाय अगर हमें ये रिलेशन याद हो या ये पॉइंट पता हो तो हमारे लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाना थोड़ा सिंपल हो जाता है, हमें टाइम कम लगता है। वो क्या कंडीशन थी याद करें, जब भी होमोडायटोमिक, कैसे मॉलिक्यूल्स हो बेटा, होमोडायटोमिक, ध्यान रखिएगा ना, ये जो भी पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर होमोडायटोमिक, ठीक है। होमोडायटोमिक में जब भी 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का केस था, 1 से 8 इलेक्ट्रॉन आने पे सीरीज 1 लगा दो, 2 लगा दो, आंसर पे इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम उसको यूज भी नहीं कर रहे, है ना। 10 से 18 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इवन 19 और 20 में भी आप यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, और वो चाहे तो आप इसी ऑर्डर से सॉल्व भी कर सकते हैं। मेनली 14 इलेक्ट्रॉन वाला जो डायटोमिक स्पीशीज होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, N2 होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और ये क्या होता है बेटा, डाया। अब 14 से आप चाहे राइट हैंड साइड इंक्रीज करें या लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज करें, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज करें, हर बार वैल्यू कितने से डिक्रीज होगी बेटा, 0.5 से डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक नेचर की बात करें, जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑलवेज पैरामैग्नेटिक निकल के आएगा, लेकिन जो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं दे कुड बी पैरामैग्नेटिक और दे कुड बी डायामैग्नेटिक, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक कंडीशन बोलते हैं बॉस, क्या बोलते हैं बेटा, बॉस, है ना। तो बॉस मतलब B2O2S2, कौन दे दे बेटा, B2O2S2, है ना। ये B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16, और S2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32, ठीक है। ये इसीलिए बता रहा हूं, हमारे सिलेबस में वैसे तो 1 से 20 इलेक्ट्रॉन वाले ही केस है, बट एग्जाम में S2 आया हुआ है। ये हम जब S2 के लिए एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे या सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, बट याद रखने के लिए बॉस वाली जो कंडीशन है, बॉस ये कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन है, इवन इवन इवन। ये वाले केस ध्यान रखें, अगर डायटोमिक में बॉस वाला केस आ जाए, इवन वाला, तो ये आपको कैसे मिलते हैं बेटा, पैरा, कैसे मिलते हैं, पैरा, है ना। बॉस मतलब ये 16 इलेक्ट्रॉन और सल्फर S2 आ जाए तो पैरा। इसके अलावा जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन वाले केसेस होंगे, है ना, इनमें डायटोमिक स्पीशीज में इवन वाले जो केसेस होंगे वो आपको क्या मिलेंगे बेटा, डायामैग्नेटिक। तो बॉस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, है ना, जो कि होना चाहिए था। बाकी बॉस, पैरा, और बाकी सारे जो इवन वाले मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, डाया। चलिए इसको अप्लाई करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसको इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया है, कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन O2 माइनस एंड O2-2, ठीक है ना। अब ये कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसके लिए आपको इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है बेटा, देखिए सबसे पहली कंडीशन, O2-2, प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था सॉल्व करके रखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, 17, 18, क्या ये सारे होमोडायटोमिक स्पीशीज हैं या नहीं है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है 2 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, ट्रिक से आप निकाल सकते हैं जो अभी बताया था। मैग्नेटिक नेचर पर जो ये है, दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये इवन वाले, इवन में जो बॉस होता है, ऑक्सीजन होता है, वो फॉलो नहीं करेगा, वो पैरा हो जाएगा, बाकी ये क्या हो जाएगा, डाया, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर भी पता चल गया। अब याद करें रिलेशन, वो क्या था कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, है ना, बॉन्ड स्टेबिलिटी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। अब सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है या अलग अलग है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ये इन चारों का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेम, और बॉन्ड लेंथ इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना, इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगा। और बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो इसका ठीक ऑपोजिट ऑर्डर आ जाएगा। तो ये ट्रिक जो हाफ से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ये बहुत हेल्पफुल होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन हर बार ये ट्रिक काम में आएगी ऐसा जरूरी नहीं, इसीलिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ओनली पाई बॉन्ड। अब ये सिर्फ पाई बॉन्ड है या नहीं है, इसके लिए आपको सीरीज में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उनको कैंसिल करना है, किसका इफेक्ट कैंसिल हुआ नहीं हुआ वो आना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल जब सॉल्व करवाए थे तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक B2 मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था, एक C2, इसके अंदर एक बॉन्ड था, इसके अंदर 2 बॉन्ड थे, ये सिंगल वाला बॉन्ड भी पाए था और ये दोनों बॉन्ड पाए थे, तो वही आंसर है, C2 विल हैव 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। फिलिंग आप देख लें, आपको आती है ऑलरेडी, मैं यहां फिलिंग नहीं करा रहा हूं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, C2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इफेक्ट कैंसल आउट, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s इफेक्ट कैंसल आउट। इन 4 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कैंसल नहीं हुआ, और ये चारों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो मिलके कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2, और वो दोनों बॉन्ड में कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? पाई। तो ये एक रिलेशन आपको दे रखा है, B2 एंड C2 हैविंग नेट पाई बॉन्ड ओनली, ठीक है। अगला केस देखें, इफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस और मॉलिक्यूल हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। याद करें प्रीवियस लेक्चर में कंडीशन बताई थी जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। लेकिन मैंने आपको बोला था कई बार ऐसा होता है, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड स्टेबिलिटी सेम हो जाएगी, नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने पर हमें बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए क्या देखना होता था? ABMO इलेक्ट्रॉन। जिसके ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती थी। तो यही कंडीशन यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, N2 N2 प्लस N2 माइनस। आंसर आपको ऑलरेडी दिया, बट सॉल्व कैसे करें? देखिए, क्या सारे होमोडायटोमिक स्पीशीज हैं? यस, हमारे पास तरीका पता है, ट्रिक हमें पता है। 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये 13 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये 15 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ट्रिक से इनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बेटा 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 14 से ज्यादा पे जाए 1 या कम पे जाए, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? हाफ से कम हो जाता है। तो ये 3 आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी आ गई? N2 की। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, N2 प्लस और N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन बॉन्ड स्टेबिलिटी इक्वल नहीं होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगी, ऐसे केसेस में आपको क्या देखना होता है? ABMO इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ABMO निकालने के लिए आपको सीरीज आनी चाहिए। ABMO इलेक्ट्रॉन देखेंगे बेटा, इसके पास ABMO इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और इसके पास ABMO इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। जिसके ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब N2 माइनस की स्टेबिलिटी कम और N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज बोथ स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट। पहले एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस का केस आया, तो बहुत सारे एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, बट इन्हें देखें, ये सारे आपको डायएटॉमिक स्पीशीज दिख रहे होंगे, और इनमें भी आप देखो तो आपको सब 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के डायएटॉमिक दिख रहे हैं। बेटा 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायएटॉमिक दिखते ही दिमाग में आना चाहिए MOT। क्या आना चाहिए? MOT, ठीक है ना। अब आप देखो Li2B2 है ना, Be2He2, CONO H2 प्लस He+2। अब आप इलेक्ट्रॉन्स देखिए तो इनको सबको आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो उसमें एक कंडीशन आपको मिलेगी बेटा, He2 जो है, He2 जो है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था, या NB और Na बराबर थे। और Be2 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको मैं बता भी दे रहा हूं आपको। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये इसकी सीरीज आ जाएगी, है ना। और इस सीरीज में जब आप देखोगे तो NB 4 है, Na 4 है, NB Na बराबर है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेटा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये वो ऑप्शन होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं आंसर विल बी 2। एक कंडीशन आपको दे भी रखी, जब भी डायटॉमिक स्पीशीज की बात है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन जो He2 है इसमें कितने 4, इसमें कितने 8, तो 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन वाले जो डायटॉमिक स्पीशीज होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर आप जब सॉल्व भी करेंगे तो 0 आएगा, और 0 बॉन्ड ऑर्डर मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलिए अच्छा, इसमें एक खास बात और सुनिएगा, खास बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस केस को देखो, किस केस को देखो? CONO। बेटा ये केस देखिए, Li2 होमोडायटॉमिक है, होमोडायटॉमिक है, होमोडायटॉमिक है ये सारे, पर ये CO और NO होमोडायटॉमिक है या हेट्रोडायटॉमिक है? दिस इज हेट्रोडायटॉमिक। ध्यान से सुनना, हमने जो भी ट्रिक्स पढ़े ना वो हाफ से इंक्रीज डिक्रीज, या जो हमने सीरीज पढ़ी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s वगैरह वगैरह, ये सारा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये हमारे सिलेबस में होमोडायटॉमिक के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? होमोडायटॉमिक। तो बाकी तीनों एग्जाम्पल में वो सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, पर ये होमोडायटॉमिक है या हेट्रोडायटॉमिक है? हेट्रो की जो फिलिंग ऑर्डर होता है वो बिल्कुल अलग होता है ना, अलग होता है, उसका सीक्वेंस अलग होता है। होमोडायटॉमिक में लिथियम लिथियम या बोरॉन बोरॉन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो सेम है ना, AO।
सेम है तो उनका ईएन लेवल बराबर होता है, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब मैं सीओ लूंगा तो एक तरफ कार्बन एटम है, एक तरफ ऑक्सीजन एटम है, दोनों के ईएन में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो बेटा इनका जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है ना, वो बहुत ज्यादा हॉच पॉच बनता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट, एम्बिगुअस बनता है, हमारे सिलेबस के काम का भी नहीं है। बट हो क्या रहा है, आजकल एग्जाम में हेट्रोडाइटोमिक वाले स्पीशीज भी दे रहा है, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन वाले हेट्रोडाइटोमिक भी दे रहा है। अब उनको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि उसके लिए तो कंडीशन बहुत अलग होती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सीधा सा तरीका है कि जो हम होमोडाइटोमिक के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम किसके लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, हेट्रो के लिए। हालांकि ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं, जुगाड़ है, पर एग्जाम में क्योंकि हेट्रो के भी क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे हम होमोडाइटोमिक सॉल्व कर रहे हैं, आप वैसे ही हेट्रो को सॉल्व करने लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो जाते हैं उससे। जैसे सीओ की मैं बात करूं, सीओ में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ऑक्सीजन के 8, कंडीशन कितनी हो गई, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। तो सीओ में जानते हैं हम लोग बॉन्ड ऑर्डर 3, कार्बन ऑक्सीजन का इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, और एक यहां पर बैक बॉन्डिंग की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन जाता है। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। दूसरी बात, एनओ में टोटल इलेक्ट्रॉन है 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 2.5। कितना आ जाता है, 2.5। याद करें, एनओ वो केस है जो हमने पढ़ा था 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला, याद करें, तो ये वो वाला केस आ जाता है, ठीक है। अब इसमें इस पूरे पॉइंट में एक खास बात समझनी है आपको, पूरे पॉइंट में एक खास बात समझनी है। मैंने बोला चाहे होमोडाइटोमिक हो चाहे हेट्रो हो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं वो सेम, जो होमो का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, वही हेट्रो में लगा दिया। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, जुगाड़, ठीक है। बस एक जगह ये जुगाड़ फेल हो जाता है, और वो कब फेल हो जाता है, जब सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड से सीओ प्लस बनाते हैं ना, ये ध्यान रखना, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। सीओ से सीओ प्लस बनाया, बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13। अगर मैं होमोडाइटोमिक वाला जुगाड़ लगा दूं तो उस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 3, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए, 2.5। ऐसा नहीं होता है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है इसका अलग है, क्योंकि हेट्रोडाइटोमिक को सॉल्व करने की सीरीज अलग होती है, हम जुगाड़ से सॉल्व कर रहे हैं, और वो जुगाड़ जो है वो बाकी सब जगह लगेगा, केवल इस वाले स्पीशीज में वो जुगाड़ होमो वाला नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए एक चीज आपको एक्सेप्शन के फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनको सॉल्व करने की सीरीज ही अलग होती है। बट सीओ प्लस में जो बॉन्ड ऑर्डर देखा गया है, वो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलते हैं, कई जगह 3.5 बोल देते हैं, या फिर हम सीधी सी बात बोल रहे हैं मोर देन 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या देखा है, मोर देन 3। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सीओ से सीओ प्लस बना तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो एक्चुअल में सीओ की जो सीरीज में वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, सिग्मा 1s सिग्मा 2s, इस तरह से वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, वो आता है एनबीएमओ में। किस में आता है, एनबीएमओ। एनबीएमओ का मतलब है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनबीएमओ का मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने हमारे लेवल पे बीएमओ पढ़ा, एबीएमओ पढ़ा, एनबीएमओ डिस्कस नहीं करा, बट ये भी एक चीज होती है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इस पे जनरली बात नहीं करते। एनबीएमओ में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एनबीएमओ भी कैसा, जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। कैसा कैरेक्टर होता है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो आप उसे एनबीएमओ को अभी ऐसा अज्यूम कर लें कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में है जिसके अंदर कैसा कैरेक्टर है, एंटी बॉन्डिंग, और वो एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो बेटा एंटी बॉन्डिंग होता तो स्टेबिलिटी कम करता, एंटी बॉन्डिंग चला गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या माना जाता है, मोर देन 3। तो ध्यान रखना, जो हमने डायटोमिक के लिए केसेस पढ़े, होमो के लिए पढ़े, वही हम हेट्रो के लिए लगा देंगे, हर जगह लग जाएगा। केवल एक जगह प्रॉब्लम आएगी, दैट इज सीओ प्लस। सीओ प्लस के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर जो जुगाड़ हम लगाते हैं, तो क्या बनता है 2.5, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली जो देखा गया है दैट इज मोर देन 3, है ना। और इसी बेस पे एक क्वेश्चन बन जाता है सीओ और सीओ प्लस की बॉन्ड लेंथ का। भाई अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर मान लो इस तरह से 2.5 होता, तो बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, कम। ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली इसमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिला है, वो भी इस बात को जो भी मैंने समझाया सपोर्ट करता है। सीओ प्लस का बॉन्ड लेंथ कम मिला है, और बॉन्ड लेंथ कब कम होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, मोर देन 3, है ना। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बात कर रहा हूं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन CaC2। अब एक बात बताओ, कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल।
बेटा मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? तो आयनिक होगा, है ना, जनरली ये बॉन्ड आयनिक होता है। तो ये इसके अंदर सिग्मा और पाई नहीं निकालना है, पहले इसको ब्रेक करेंगे हम। ये आयनिक है, ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? कैल्शियम 2+ और C2-2 में ब्रेक होगा। अब आप देखो, कैल्शियम तो अकेला है, अकेले एटम में कोई बॉन्ड होगा क्या? नहीं। पर C2 क्या ये डायटोमिक है? यस। और C2 का मतलब है कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। किसका बॉन्ड है? कार्बन कार्बन का। और बेटा ये कार्बन कार्बन क्या है? नॉन मेटल नॉन मेटल। नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और C2-2 क्या ये डायटोमिक स्पीशीज है? यस। कितने इलेक्ट्रॉन वाला है? 1 से 20 इलेक्ट्रॉन वाला डायटोमिक है। क्या लग जाएगा? ए मोटी लग जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा, है ना, वो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। सिग्मा कैरेक्टर आएगा, पाई आएगा। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और साथ में क्या मिलेंगे बेटा? 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। ठीक N2 की तरह इसका केस बन के आता है। ठीक है, अब अगला केस देखें। कुछ यहां पर मैं दूसरी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, है ना। ये जनरली सिलेबस का पार्ट नहीं है, नीट में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा एडिशनल पॉइंट पता होने चाहिए। इन केस कभी आ जाए तो हमें अपनी रैंक्स ऊपर लाने के लिए ये पॉइंट पता होने चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, दैट वाज इन चैप्टर पीरियोडिक टेबल। बट पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कैसी प्रॉपर्टी पढ़ते थे? एटॉमिक प्रॉपर्टी। मतलब ध्यान से सुनना, है ना, जब भी कोई एटम हो, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा दे दिया, तो एटम 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 की जब भी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने को आए, देखो आईई की क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं। तो जब भी एटम का कंपैरिजन केवल एटम से हो, तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ये क्वेश्चन किसका होगा बेटा? पीरियोडिक टेबल का। और इसके सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी। और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी? हाइड्रोजन एटम की। किसके साथ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ। तो बेटा जब एटम एटम का आईई का क्वेश्चन है वो पीरियोडिक टेबल का होगा। लेकिन अगर आईई में दोनों मॉलिक्यूल आ जाए या एक मॉलिक्यूल आ जाए या कंपैरिजन में एटम के साथ मॉलिक्यूल दिख जाए या मॉलिक्यूल दिख जाए, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिख जाए तो आप समझ जाइए ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का नहीं है, ये क्वेश्चन किसका? एमओटी का है। ठीक है, अब एक बात सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? एटम से। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता कहां है? डब्बे के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। बेटा एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो कहां से निकलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल से। लेकिन मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो किस ऑर्बिटल में होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, या तो बीएमओ या एबीएमओ। ठीक है, अब सारा खेल यही है। तो आपको तो एटम को तो देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ मॉलिक्यूल का पता करना है कि वो जो मॉलिक्यूल का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, लीस्ट एनर्जी वाला, लीस्ट अट्रैक्शन वाला जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो बीएमओ में से निकालना है या एबीएमओ में से। आंसर इसी के बेसिस पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? चेक करिएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लियर करके एक बार आपको कंडीशन समझा दे रहा हूं। याद करें जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम पढ़ते थे तो बेटा दिस वाज एटॉमिक ऑर्बिटल, साइड में हम लोग बनाते थे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते थे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, जिनमें से आधों की एनर्जी ज्यादा और आधों की एनर्जी कम। कम एनर्जी वाले को हम लोग क्या बोलते थे? बीएमओ। और ज्यादा एनर्जी वाले को हम लोग क्या बोलते थे? एबीएमओ। और ये ऑर्डर किसका था? एनर्जी इंक्रीज होने का। पर ये एनर्जी किसकी थी? ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी। अब आप देखो, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से बना रहा हूं। ये एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल है। आप देखो जो सबसे लीस्ट एनर्जी लेवल पे वो क्या है? बीएमओ है या एबीएमओ? बीएमओ। और जिस ऑर्बिटल की खुद की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बीएमओ। उससे कम स्टेबल कौन आ रहा है बेटा? एओ। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? एबीएमओ की। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसका बन गया? स्टेबिलिटी का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बीएमओ। ठीक है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और अब एक बात समझो, अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन सपोज मुझे बीएमओ में से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन मुझे एओ में से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन मुझे एबीएमओ में से निकालना है। तो बेटा जो चीज स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? तो मुश्किल होगा। तो बेटा बीएमओ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल मतलब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बेटा जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का है वही ऑर्डर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का हो जाएगा। अब आप देखो
एटॉमिक ऑर्बिटल तो कहां आ रहा है, बीच में। इसीलिए मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल देखने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो बीएमओ में से निकलेगा, है ना, या वो एबीएमओ में से निकलेगा, दोनों में से किसी एक में से निकलेगा। अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन बीएमओ में से निकलेगा और एक एटम है और एक मॉलिक्यूल है, तो बेटा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, मॉलिक्यूल की। और अगर एक एटम है और उसके साथ जो मॉलिक्यूल दिया है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकलना है, एबीएमओ में से, तो एओ की या एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखिए कुछ एग्जाम्पल इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर चाहे तो आप लिख भी लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बीएमओ की आयनाइजेशन एनर्जी एओ से ज्यादा और एओ की आयनाइजेशन एनर्जी एबीएमओ से ज्यादा मिलेगी आपको। अब जैसे क्वेश्चन की मैं बात करूं, एग्जांपल दिया आपको, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट केस ले रहे हैं हाइड्रोजन और H2। क्या आयनाइजेशन एनर्जी में मॉलिक्यूल दिख रहा है, यस, मॉलिक्यूल आयनाइजेशन एनर्जी में दिखते समझ में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन किसका बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, केवल 1s, ठीक है ना। तो इसको आप 1s को जब देखते हैं तो देखिए, है ना, इसको ये क्या है बेटा, एटम है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल को तो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पता करना है कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बीएमओ है या एबीएमओ है। तो उसके लिए हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी सीरीज क्या, सिग्मा 1s2, है ना, बस इतना ही है। सिग्मा स्टार 1s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो कहां से निकालना है, सिग्मा 1s बीएमओ या एबीएमओ, तो ये है बेटा बीएमओ। तो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन एओ में से निकालना है और इसका इलेक्ट्रॉन बीएमओ में से निकालना है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, बीएमओ। तो बीएमओ में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, तो बेटा बीएमओ और एओ का जब कंपैरिजन होगा तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, बीएमओ की। सिमिलरली सपोज O2 और O दिया, क्या मॉलिक्यूल आईई के कंपैरिजन में आ रही है। जब भी मॉलिक्यूल आ जाएगा चेक करना पड़ेगा बीएमओ एबीएमओ, चेक करिए ये क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम, इसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है मॉलिक्यूल, इसके अंदर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी एटम का मॉलिक्यूल से कंपैरिजन आ जाए, एटम को मत देखो, सिर्फ मॉलिक्यूल को देखो। बेटा O2 की सीरीज याद करिए, मैंने आपको बताया भी था, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, पैरामैग्नेटिक, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो थे पाई स्टार 2px1 में, इससे पहले की सीरीज नहीं लिख रहा हूं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py1 में। दोनों की एनर्जी बराबर है, डीजेनरेट है। इनमें से कहीं से भी आप मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ से निकल रहा है या एबीएमओ में से, तो एबीएमओ में से। और एबीएमओ और एओ में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, एओ की। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आईई के क्वेश्चन जब भी आते हैं, ठीक है ना। अब देखें अगला कॉन्सेप्ट, जिरैड और अनजिरैड। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिरैड अनजिरैड क्या होते हैं, है ना। जिरैड का मतलब है अगर नोड्स या नोडल प्लेन्स की जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, इवन, है ना। अगर 0, 2, 4 इस तरह का केस आता है तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, जिरैड। और अनजिरैड का मतलब है जहां पर नोड्स या नोडल प्लेन की जो वैल्यू है वो आपको ऑड देखने को मिलती है, दैट इज 1, 3, 5 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, है ना, और क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन जिरैड एंड अनजिरैड ऑर्बिटल्स, है ना, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में क्वेश्चन होगा। मान लीजिए ऑप्शन दिया हो, एक सिग्मा 1s दिया, ठीक है, एक सिग्मा स्टार 2s दिया, ठीक है, एक पाई 2px दिया और एक पाई स्टार 2py दिया, है ना। अब आप देखो मैं ऑलरेडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइम पे आपको बता चुका हूं, सिग्मा 1s के अंदर अगर आप नोड्स या नोडल प्लेन देखते हैं तो 0 मिलता है। सिग्मा स्टार 2s में आपको नोड्स की वैल्यू 1 मिलेगी। पाई 2px में नोड्स या नोडल प्लेन की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और पाई स्टार 2px 2py में आपको नोड्स या नोडल प्लेन की वैल्यू 2 मिलेगी। जहां भी नोड्स की वैल्यू 0, 2, 4 दिखे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जिरैड, और जहां ऑड नंबर में दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, अनजिरैड। तो ये डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला केस है ना, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस पे बन सकता है, दैट इज होमो एंड ल्यूमो। क्या नाम है बेटा, होमो एंड ल्यूमो। क्या है होमो ल्यूमो, ध्यान से सुने। एमओ स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ध्यान से सुने, है ना। होमो में एमओ तो हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओ का मतलब है ऑक्यूपाइड, ओ का मतलब क्या है, ऑक्यूपाइड, और यू का मतलब क्या है, अनऑक्यूपाइड। क्या मतलब है, अनऑक्यूपाइड। एच का मतलब है हाईएस्ट और एल का मतलब है लोएस्ट। तो इसका फुल फॉर्म जो बन के आता है दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना।
और ल्यूमो की जब हम बात करते हैं तो एमओ स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट ये हाईएस्ट था तो ये क्या है, लोएस्ट, और ये ऑक्यूपाइड था तो ये क्या है, अनऑक्यूपाइड। तो इसे बोला जाता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुने बेटा। एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऑक्यूपाइड कब बोलेंगे, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, होगा। तो जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होता है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपाइड। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या इलेक्ट्रॉन आने के लिए जगह होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड। होमो मतलब जितने भी ऑक्यूपाइड हैं उनमें से हाईएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसको होमो बोला जाता है, और जितने भी अनऑक्यूपाइड है उनमें से लोएस्ट एनर्जी वाले को ल्यूमो बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, C2 मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन की सीरीज लिख दूं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, है ना, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, आगे सिग्मा 2pz0, फिर इसके अलावा जो आते हैं पाई स्टार 2px0, पाई स्टार 2py0, और फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz0, ठीक है। अब इसमें एक बात समझिएगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है, यस, इसमें इलेक्ट्रॉन है और है। बाकी जो लिखे हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा, ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। दीज आर कंसिडर्ड टू बी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, अनऑक्यूपाइड, है ना, अनऑक्यूपाइड। आपको ऑक्यूपाइड में से कौन सा चाहिए, लोएस्ट एनर्जी वाला या हाईएस्ट एनर्जी वाला, हाईएस्ट एनर्जी वाला। अब ये एनर्जी लेवल का ही तो सीक्वेंस है, इधर से इधर जाने पर एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्या ऑक्यूपाइड में हाईएस्ट एनर्जी पर ये दोनों आ रहे हैं, यस। इसका मतलब है C2 केस के लिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, है ना, पाई 2px और पाई 2py, दिस विल बी कंसिडर्ड एज होमो, हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हो सकता है एग्जाम में इक्वल ना देके दोनों में से कोई एक दे दे, बट दोनों की एनर्जी डीजेनरेट है, सेम है, तो दोनों दिया हो तो दोनों, अदरवाइज जो भी एक दिया हो आप उसको टिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे जो खाली पड़े हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, अनऑक्यूपाइड। लेकिन अनऑक्यूपाइड में क्या चाहिए, हाईएस्ट या लोएस्ट, तो लोएस्ट। बेटा इधर से इधर जाने पर तो एनर्जी बढ़ रही है, इनमें से सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है, इसकी। तो ये ऑर्बिटल हमारे लिए क्या बन जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड की बात आए आप इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वो ऑक्यूपाइड, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आया होगा वो होमो, और उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के बाद जो खाली ऑर्बिटल है वो अनऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से आप होमो और ल्यूमो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहां पर, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर जिसे क्या बोला जाता है बेटा, डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, जब हमने बात करी कि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते वक्त डिफरेंस होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो कैसा होता है बेटा, इक्वल। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो शेयरिंग या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है। एक एटम डोनर की तरह काम करता है, सामने वाला एटम एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस है, तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट कुछ एक एग्जांपल्स हम रिकंसिडर कर रहे हैं यहां पर। देखिएगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप देखें तो अनलाइक कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था, इक्वल कंट्रीब्यूशन, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। अब अनइक्वल कंट्रीब्यूशन या अनइक्वल शेयरिंग जिसे हम लोग बोल देते हैं, उसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने के काम में आएगा, ठीक है ना, वो एक एटम से आएगा केवल, और जो एटम इस लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लुईस बेस, ठीक है ना। अब अगर एक दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है, एक एटम लोन पेयर दे रहा है तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर लेना पड़ेगा। तो लेने देने से बनने वाला ये बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जो ले रहा होगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसके पास एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। तो वही अगला पॉइंट है यहां पर, अदर एटम जो सेकेंड एटम होगा बॉन्ड में वो क्या प्रोवाइड करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल, तभी इसका लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लुईस एसिड, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन इज दैट
वन एटम शुड हैव लोन पेयर वाइल द अदर एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये इसकी ओवरऑल कंडीशन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको यूज करना होता है। चलिए एक कंडीशन यहां पर दिखा रखी है, एक्स एटम और वाई एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते हैं इस तरह से, ठीक है ना। एक्स डोनर है तो इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ठीक है, और सामने वाले के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। एग्जांपल देखें, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, NH3 और BF3, ठीक है ना। NH3 और BF3 का एडक्ट बना रहे हैं। बेटा NH3 में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के पास एक क्या बचा होता है, लोन पेयर। नाइट्रोजन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ ही साथ क्या है, लोन पेयर। जनरल कंडीशन जो डोनर की होती है कि डोनर का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर होना चाहिए। हालांकि इसका एक्सेप्शन NO2 होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और यहां BF3 है, क्या BF3 में बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, यस। तो इन दोनों की बॉन्डिंग होने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने का सेंस क्या है, ये नहीं कि इसको BF3 को रखने के लिए दे दिया, नहीं। डोनेट मतलब शेयरिंग होगी, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देने का काम ये कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों के में काउंट होंगे क्योंकि वो दोनों के बीच में शेयर होंगे, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस विल बी आवर लुईस बेस एंड दिस विल बी आवर लुईस एसिड, और यहां पर इस तरह से एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा NH3 और BF3 के बीच में, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, NH4 प्लस अमोनियम आयन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। याद करें VBT में हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि VBT से पहले कि आपको ये बोला था कि कोई भी एटम सेकेंड पीरियड का, है ना, उसमें मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4। उसमें नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, जिसमें नाइट्रोजन 3 तो क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH4 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देखें NH3 में नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ लोन पेयर है, H प्लस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसे, है ना, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहा जा सकता है। एक और एग्जांपल, BF4 माइनस का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, BF4 माइनस का। BF4 माइनस का फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा, जब BF3 कंबाइन हुआ होगा F माइनस से, तब जाके फॉर्मेशन किसका हुआ होगा, BF4 माइनस का। अब आप देखिए BF3 में बोरॉन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, और F माइनस में F के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया चार्ज का, तो ऑक्टेट पूरा है, लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसके साथ अनइक्वल शेयर कर लेगा, कंट्रीब्यूशन कर देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, BF4 माइनस। सिमिलरली N2O का स्ट्रक्चर दे रखा है, NN का ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम लोग जानते हैं। ये दोनों नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड हैं, इनके पास एक एक लोन पेयर है। अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में यूज कर ले, तो यहां पर आप समझ सकते हैं N2O का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन। चलिए आगे बात कर रहे हैं, कुछ एक केसेस यहां पर देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, देख लेते हैं। सबसे पहले NO3 नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है ना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हम लोग सब पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन के आसपास ऑक्सीजन को देखें तो एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और एक क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा। तो यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन में आप यहां पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, अदरवाइज 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है। I3 माइनस का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, सोचिए, हमने पॉलीहेलाइड्स पढ़ा था एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में, तो वहां पर I2 और I माइनस जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है, I3 माइनस। I माइनस विल एक्ट एज अ लुईस बेस, लोन पेयर देगा, एंड I2 के पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल, तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इज H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, H2O और H प्लस, ठीक है ना, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। यहां पर इसको बोल सकते हैं वाटर का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। H प्लस का एडिशन मींस प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यस, तो क्या ये लुईस बेस की तरह काम करता है, यस, और H प्लस के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। इस तरह से H3O प्लस का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बोनेट। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर आई होप पता ही होगा सबको, CO3 है ना, -2, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा कार्बोनेट का। 2 ऑक्सीजन पे माइनस माइनस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से आप देख सकते हैं कार्बन भी सेकंड पीरियड का मेंबर है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, चारों बॉन्ड बना रखे, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी 3। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आयनिक कोवेलेंट एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा नहीं है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, है ना, वीक फोर्सेस के बाद, बट फिर भी प्रीवियस नॉलेज से आपको आइडिया होना चाहिए बेटा। NaNO2, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बोलता मेटल नॉन मेटल वाले जो बॉन्ड होते हैं वो जनरली आयनिक वगैरह, तो हम उससे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सोडियम इज मेटल, NO2 वाला जो पार्ट है ये पॉली एनायन है ना,
तो पॉलीएटॉमिक एनायन, तो आपको पता है इसको ब्रेक कैसे करना है, Na+NO2-, ठीक है। ये तो अकेला एटम है, इसमें तो कोई बॉन्ड होगा नहीं। देखिए आयनिक बॉन्ड तो हो गया, अब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो अकेले एटम में खुद के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, कोई नहीं। क्या ये पॉलीएटॉमिक है? यस। अब इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑब्वियसली कोई बॉन्ड होगा, वो कौन सा बॉन्ड होगा? तो हम लोग जानते हैं NO2 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। नाइट्रोजन के पास यहां पर क्या है बेटा, एक लोन पेयर। तो यहां इस बॉन्ड में आयनिक है, इस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। आपसे ऐसा कंपाउंड पूछा है जहां तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो देखिए अगले एग्जांपल आते हैं HNO3। HNO3 हम जानते हैं यहां पर सारे ही नॉन मेटल है, मतलब यहां कोवैलेंट बॉन्ड तो होना ही है। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। HNO3 एक एसिड है, ऑक्सी एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1। इसीलिए इसके साथ एक तो OH आ गया, एक डबल बॉन्ड O आ गया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O आ गया। तो ये HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं है। NH4Cl पे आ जाए, देखें क्या कंडीशन बन रही है। ब्रेक करते हैं इसको, पॉलीएटॉमिक कैटायन और एनायन, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। NH4Cl आप लोग जानते हैं आयनिक बॉन्ड है। अब इसमें अकेला आयन है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, पर क्या ये पॉलीएटॉमिक है? यस। इसके अंदर चेक करें तो NH4+ का फॉर्मेशन कैसे होता है? NH3 और H+ मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? NH4+। तो बेटा इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें यहां पर हम जानते हैं जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, मतलब यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और NH3 के खुद के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मतलब NH4+ का जब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, HHH। तो यहां कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एज वेल एज आयनिक बॉन्ड है। तो और करेक्ट आंसर विल बी NH4Cl। और KCl हम जानते हैं आयनिक ही है, तो प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड तो है, लेकिन ये मोनो एटॉमिक आयन है, कोई और अदर बॉन्ड नहीं होगा। मोनो एटॉमिक है तो कोई और अदर बॉन्ड नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 3rd। ठीक है, चलिए अब ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस से रिलेटेड, दैट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है। बॉन्ड लेंथ पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते भी हैं, सिंपल सा पार्ट है, बट जो फैक्टर्स आपको बताए जा रहे हैं, जो सीक्वेंस आपको बताया जा रहा है, फैक्टर्स को उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना होगा बेटा? अप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या समझते हैं अपन? तो बेटा याद करें, बॉन्ड लेंथ और कुछ नहीं होता, जब दो एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो उनका जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब अगर एटम का साइज बढ़ता जाएगा, आप खुद सोचिए, एटम का साइज बढ़ता जाएगा जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बेटा न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग एक जनरल पॉइंट ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अब साइज कब बढ़ेगा? जब शेल बढ़ेगा, है ना। तो एक सीधा सा पहला जो फैक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो फैक्टर और कुछ नहीं है, दैट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स। बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना, सिंपल सा पार्ट है। फैक्टर्स, पहला फैक्टर क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ शेल्स। शेल अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, शेल बढ़ रहे हैं, तो क्या साइज बढ़ेगा? यस। साइज बढ़ेगा तो दोनों एटम्स का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। कुछ एग्जांपल्स इसके देख रहे हैं, इस फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं। क्या है पहला? HF, HCl, HBr, HI। देखिए जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया, पहला फैक्टर, ध्यान से सुने, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया, पहला फैक्टर क्या लगाना है? नंबर ऑफ शेल्स। शेल देखें, इसके बीच में कौन सा शेल आएगा बेटा? 1 2। इसका शेल कौन सा होगा? 1 3। इसका शेल होगा 1 4। इसका शेल होगा 1 5। अब आप देखिए, क्या सारे शेल नंबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, मतलब ये ऑब्वियसली आप शेल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और उसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट बॉन्डिंग टाइम हम लोग क्या बोलते हैं उसे? बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा यहां पर। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखें, F2Cl2 Br2 एंड I2। सबसे पहले FFClCl Br II शेल नंबर निकालें बेटा। FF का शेल नंबर 2 2, Cl 3 3, ब्रोमीन 4 4, I2 5 5। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर सेम है या अलग है बेटा? अलग है। ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 4 है, ये 5 है, डिफरेंस आ रहा है शेल नंबर पे। क्या शेल नंबर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा, और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुने, बहुत जरूरी बात।
जब हमने वीबीटी पढ़ा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर पढ़ा था, तो वहां पर एफ के लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी में वो यहां आ जाता था Br2 I2 के बीच में। लेकिन ध्यान रखें, वो ऑर्डर किससे रिलेटेड है बेटा? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी से। जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड लेंथ पे लोन पेयर रिपल्शन को आपको कंसिडर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखें। नॉर्मल शेल से ही सॉल्व होगा, तो जिसका शेल ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। चलिए, अगला जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। क्या होगा बेटा? कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आया बॉन्ड लेंथ का, तो आपको बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपने क्या चेक करा? शेल नंबर। बट शेल नंबर अलग है तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि शेल नंबर सेम हो जाएगा, है ना, जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अगर शेल नंबर सेम हो जाए तो फिर नंबर ऑफ शेल्स के बाद अगला फैक्टर क्या देखना होता है? तो दैट फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? तो दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, पार्शियल बॉन्ड हो सकता है। और आप जानते हैं जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो दिस विल एक्ट एज आवर सेकेंड फैक्टर। और ये फैक्टर कब लगेगा? जब नंबर ऑफ शेल्स सेम हो जाते हैं, तब आपको ये देखना होता है। देखिए क्या एग्जांपल है। पहला एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है ना, C2H6, C2H4, C2H2, और आपको बोला है यहां पर, है ना, साइड में जो ब्रैकेट में लिखा है वो किसकी बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। तो आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को यहां पर क्या करना है बेटा? कंसीडर करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करना है तो एक बात बताइए, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बन गया C2H6, ये बन गया C2H4 और ये बन गया C2H2, ठीक है। अब ये हमने बना लिया स्ट्रक्चर। आपको किसकी बॉन्ड लेंथ बोली है बेटा? कार्बन कार्बन। मैंने क्या बोला? बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही पहला फैक्टर क्या लगाना है? शेल नंबर। बेटा किसका शेल नंबर देखना है? कार्बन कार्बन का। किसका शेल नंबर देखना है? कार्बन कार्बन का। किसका शेल नंबर देखना है? कार्बन कार्बन का। क्या कार्बन कार्बन का शेल नंबर तीनों जगह सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। 2 2 2 2 2 2। अगर शेल नंबर डिफरेंट होता तो ऑब्वियसली मैं शेल नंबर से सॉल्व कर लेता, लेकिन शेल नंबर सेम हो गया है तो मुझे दूसरा हथियार चाहिए जिससे मैं सॉल्व कर सकूं, दूसरा तरीका चाहिए जिससे मैं सॉल्व कर सकूं। वो तरीका क्या है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। आप देखिए यहां पर कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल। यहां कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है बेटा? डबल। और यहां कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है बेटा? ट्रिपल। तो बॉन्ड जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बढ़ने की वजह से क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बेटा? यस। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो बेटा बॉन्ड लेंथ, देखिए सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड बड़ा होगा, डबल है पास आएगा, ट्रिपल है और पास आएगा, तो बेटा बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आ जाएगा वो इस तरह से ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर। इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, है ना, इसी पे ओवरलैप हो रहा है तो मैं फर्स्ट वाला केस इरेज कर दे रहा हूं। देखिए N2, N2H2, N2H4, और यहां आपको कौन सा बॉन्ड चेक करना है? NN का बॉन्ड चेक करना है। NN का बॉन्ड लेंथ चेक करना है। क्या कंडीशन देखें? सबसे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए आप शेल नंबर देखें तो NN का शेल नंबर यहां क्या आएगा बेटा? 2 2। यहां भी NN का शेल नंबर ये चेक करना है, 2 2, शेल नंबर 2 2। अगर शेल नंबर सेम है, शेल नंबर सेम है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आपको सेकंड फैक्टर पे जाना पड़ेगा। एंड सेकंड फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। पर एक बात देखें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं एक पॉइंट आपको यहां डिस्कस कर रहा हूं। जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बेटा अगर डायटोमिक स्पीशीज है ना, डायटोमिक स्पीशीज है, तो डायटोमिक स्पीशीज के लिए जनरली हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा? एमओटी। कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एमओटी। क्या ये 1 से 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक है? यस। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। हालांकि इसमें एमओटी नहीं लगाते तो भी काम चल जाता क्योंकि हमें पता है, बट एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले। अब इसके अलावा, ठीक है, अगर पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, किसमें निकालना होता है? पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में, स्पेशली ऑक्सी एनायंस या ऐसे पॉलीएटॉमिक स्पीशीज जिनमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो, तो हमें रेजोनेंस के थ्रू उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी निकालना हो, दो तरीके होते हैं आपके पास। तो पॉलीएटॉमिक स्पीशीज स्पेशली ऑक्सी एनायंस आप रेजोनेंस यूज करेंगे। इनके बॉन्ड ऑर्डर का तरीका आपको बताया था 1 + π/σ से, ठीक है। चलिए क्या N2 बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? नहीं है।
क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? नहीं है। तो इनमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इनके स्ट्रक्चर बनाइए। N2H2 का स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N H ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। और N2H4 इज नोन एज हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। ठीक है ना, पता होना चाहिए। ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। देखें क्या हुआ इस स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करें तो बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज देखें यहां 3, 2, 1। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है ना, यहां पर। ठीक है, और ये ऑर्डर आ जाएगा बॉन्ड लेंथ का। तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन ले। जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, डायटोमिक स्पीशीज है जहां एमओटी लग सकता है तो एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालने सिंपली। और अगर ऑक्सी एनायन दिख रहे हैं या पॉलीएटॉमिक स्पीशीज दिख रहे हैं जिनमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो तो आप 1 + π/σ से निकाल लें। और अदरवाइज जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ये, तो इनके आपको स्ट्रक्चर बना के बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कई बार बेटा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। किसका बॉन्ड लेंथ चेक करना है? CO का, कार्बन ऑक्सीजन का। एक बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन का सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड लेंथ में क्या देखते हैं बेटा? शेल नंबर। CO का जो शेल नंबर यहां होगा C और O का, वही तो C और O का शेल नंबर यहां होगा, वही CO का शेल नंबर यहां होगा, वही CO का शेल नंबर यहां होगा। अगर शेल नंबर सेम है तो बेटा सेकंड फैक्टर क्या देखना है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक बात बताइए, क्या ये डायटोमिक स्पीशीज है या पॉलीएटॉमिक है बेटा? डायटोमिक है। डायटोमिक में क्या ये 1 से 20 इलेक्ट्रॉन है बेटा? यस। CO के इलेक्ट्रॉन्स कितने? 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बेटा? 3। ये तो मैंने एमओटी से सॉल्व कर दिया। CO2, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। इसके बाद HCOO-। एक बात समझे, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? है। क्या ये कार्बोनेट ऑक्सी एनायन है या नहीं है? ऑक्सी एनायन याद करने का तरीका समझे, ऑक्सीजन है, माइनस है, तो क्या बन जाना चाहिए? ऑक्सी एनायन। तो बेटा ऑक्सी एनायन में आपको क्या लगाना है? रेजोनेंस। ठीक है ना, रेजोनेंस लगाना है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा देखेगा, C डबल बॉन्ड O है ना, और इसके बाद O-। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या करने हैं यहां पर? H करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HCOO-। ठीक है, कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए, सारी चीजें आ गई। अब आप देखो, ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? यहां रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस में जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं। यहां पर लगाएंगे 1 + π/σ। तो बेटा इसमें अगर रेजोनेंस हो रहा है तो 1 + π बॉन्ड कितना है? यहां पर एक ही है ना, और सिग्मा बॉन्ड 1 and 2 ये आ गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। और यहां देखें कार्बोनेट, तो कार्बोनेट में भी हम जानते हैं ऑक्सी एनायन है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटा यहां पर भी जब आप रेजोनेंस लगाएंगे 1 + π/σ से, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.33। कितना आ जाएगा बेटा? 1.33। अब आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। शेल नंबर तो CO का हर जगह सेम होगा, पर शेल नंबर के बाद जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है। और जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ कम, और जहां बॉन्ड ऑर्डर कम वहां बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा यहां पर बॉन्ड लेंथ के लिए। ठीक है ना। एक और बात, कहीं पर सुने मेरी बात ध्यान से, रेजोनेंस जैसे मैंने यहां बताया, अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि रेजोनेंस लगाना है नहीं लगाना है, कैसे समझ में आएगा सर भूल गए, तो आप खुद सोचो बेटा। जैसे आपको यहां पर किसकी बॉन्ड लेंथ चेक करनी थी? CO की। फॉर एग्जांपल मैं कार्बोनेट ले रहा हूं, तो कार्बोनेट में जब आपको CO चेक करना है तो बेटा CO आप खुद देखो, अगर आप इस CO को लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या दिखेगा? 1। अगर आप इस CO को लोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या दिखेगा? 2। अब कौन सा CO लेना है? 1 लेना है 2 लेना है? क्योंकि अगर मैं 1 लूंगा तो आंसर के ऑर्डर में हो सकता है डिफरेंस आ जाए, और मैं 2 लूंगा तो हो सकता है ऑर्डर में डिफरेंस आ जाए। तो इस तरह से भी आप है ना, लॉजिकली भी समझ में आ सकता है आपको कि भाई यहां पर 1 और 2 दोनों अलग अलग तो हो नहीं सकते, है ना। अदरवाइज आपको स्पेसिफाई करके देता है यहां पर कि कौन सा बॉन्ड लेंथ देखना है, XYZ करके दे देता। तो इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको खुद दिमाग में आना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस में आपको रेजोनेंस यूज आ सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला केस देख रहे हैं। बॉन्ड लेंथ निकालना है। बॉन्ड लेंथ किसका निकालना है? XO का। किसका निकालना है? XO। यहां पर X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल एटम को। X इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल एटम। ठीक है, अब आप देखिए फॉस्फेट सल्फेट पर क्लोरेट का जब आपको सॉल्व करना है तो क्या कंडीशन बन रही है? सबसे पहली बात, क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है? ऑक्सी एनायन है या नहीं है? ऑक्सी एनायन है या नहीं है?
ऑक्सीजन आयन आते दिमाग में क्या जाना चाहिए, रेजोनेंस। बट सबसे पहली बात बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आते ही क्या देखना है बेटा, शेल नंबर। क्या देखना है, शेल नंबर। किसका शेल नंबर देखना है, सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन का। फास्फोरस सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड। बेटा शेल नंबर तो सेम, शेल नंबर सेम होते ही आप किस पे चले जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस के थ्रू निकालेंगे। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ऑलरेडी हमने बॉन्ड एंगल में सॉल्व कर रखा है, तो बेटा इनका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालेंगे, है ना, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1.75, इसका आ जाएगा 1.25। अब आप देखिए क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, और ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर से बता दिया आपको। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटा शेल नंबर 323232 शेल नंबर सेम है, लेकिन ये जो 3 वाले जो एटम्स हैं, क्या ये सेम है या अलग है बेटा, अलग है ना। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये सेम है। बट फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्या इनके साइज अलग अलग होते हैं बेटा, यस। फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वाला केस है, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, सल्फर थोड़ा छोटा, क्लोरीन और छोटा। तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट अप्रोच बॉन्ड ऑर्डर का लेके चले। अगला केस, किसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी, किसमें, O2 O3 H2 O2। सबसे पहली बात क्या चेक करें, शेल नंबर। बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का शेल नंबर तो सेम ही होगा, यहां पर भी इसको देखें तो 22 22 और 22 शेल नंबर सेम होते ही। सेकंड फैक्टर क्या देखना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या ये डायटोमिक है, यस। क्या लगा देंगे, मोटे ही, मोटे लगाया, बॉन्ड ऑर्डर आया 2, हमें पता है ऑलरेडी। ओजोन क्या लगाया, ओजोन। देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है ना, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। या फिर इसमें मैंने फॉर्मल चार्ज का केस भी बताया था, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस भी लगा सकते हैं। अब आप देखो, मुझे किसकी बॉन्ड लेंथ लेनी, ओ, और इसका बॉन्ड ऑर्डर लेना है। अगर मैं यहां लूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। अगर मैं इसको ले लूं तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है और कुछ स्पेसिफाई करा नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए इनके बीच में क्या होना है बेटा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने की वजह से 1 + π/σ से जब आप सॉल्व करोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। H2O2 का स्ट्रक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है H2O2, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है ना। ये बना दिया स्ट्रक्चर हमने H2O2 का। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन, क्या केवल एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो नहीं। इसके इस कंपाउंड के अलावा और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, क्या ये जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है ना, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है H2O2, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और कंपाउंड आता है O2F2। ध्यान से सुनना, कौन सा कंपाउंड आता है, O2F2। O2F2 और H2O2 दोनों का स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। O2F2 भी ऐसे ही बनेगा, O2F2, ठीक है, ये बन गया। अब आप देखो, इसका भी हाफ ओपन बुक, इसका भी हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। बस नाम के लिए जब बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, फ्लोरीन के लिए। तो ये कंपाउंड जो है, दिस इज अ परऑक्सी कंपाउंड, है ना, परऑक्साइड बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन ये बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये कंपाउंड परऑक्साइड है या नहीं है, ठीक है। तो परऑक्साइड होने के लिए क्या होना चाहिए, याद करें, एमओटी आपने पढ़ा है, O2-2 आ जाए, है ना, 2 ऑक्सीजन हो और उनपे माइनस चार्ज हो। और बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर याद करें, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। तो बेटा जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो और O पे कैसा चार्ज आ रहा हो, नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्पीशीज को परऑक्सी बोला जाता है। अब देखिए यहां पर OO का सिंगल बॉन्ड है, यस। क्या यहां भी OO का सिंगल बॉन्ड है, यस। तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर दी। यहां पर O पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, माइनस, माइनस, है ना, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो, ठीक है। यहां पर O पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस। तो बेटा O2 पे +2 अगर आ रहा है तो क्या O2 +2 को परऑक्सी बोला जा सकता है, नहीं। क्या O2 -2 को परऑक्सी बोला जा सकता है, यस। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड तो परऑक्सी है, लेकिन दिस इज नॉट अ परऑक्सी कंपाउंड। तो कभी पूछा जाए कि क्या O2F2 परऑक्साइड है या नहीं है, तो O2F2 इज नॉट अ परऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए अभी यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपसे
क्या कंडीशन है, फिर से चेक करें। O2 O3 H2 O2 की बात कर रहे थे। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कितना आ गया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5 और H2 O2 का हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जब हमने बनाया तो बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर देखना है कितना आ गया 1। क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम है या अलग है? अलग है। बॉन्ड ऑर्डर अलग है तो बेटा जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जा रहे बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये ओवरऑल तरीका है बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। 2 फैक्टर अभी हमने डिस्कस करे इसमें। पहला फैक्टर शेल नंबर, दूसरा फैक्टर हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा दैट इज चार्ज, यहां से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बेटा।